So the question number one is, if square root of 5 raised to power n is 125, then find the value of 5 raised to power square root of nth root of 64. तो आंसर है 1/5, 25, 1/125 या 625। इसमें से क्या आंसर होगा आपको बताना है। शायद किसी पेपर में पहले करवाया हो। एमसीक्यू और मिक्स्ड क्वेश्चंस ही है, मोस्टली एमसीक्यूज है और केस स्टडीज है मेरे पास जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। 25, 5 रेज टू पावर n और उसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है और वो 125 के इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होती है सॉल्व करने की। देखो ये स्क्वायर रूट है ना, और किसका बेस है 5, तो ये 125 को भी हम 5 के बेस में लिखें तो यहां से आ जाएगा 5 रेज टू पावर n/2 is equal to 5 raised to power 3। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आप कह रहे हो 5 को 64 का सिक्स्थ रूट, तो 64 इज 2 रेज टू पावर 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर हो गया सबको? ये लिख लो इसको फटाफट से। अब आप स्टैट्स का मुझे एमसीक्यू कह रहे थे, एक एमसीक्यू तो अभी लिख लो इसका स्टैट्स का। नेक्स्ट जो लिखवाऊंगी वो स्टैट्स का एमसीक्यू है। हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन अ बार ग्राफ, ये ना बिल्कुल नया तरह का एमसीक्यू आया है। 0.25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ बार रिप्रेजेंट्स 100 पीपल। देन द लेंथ ऑफ अ बार, मैंने एमसीक्यूज जो करवाए हुए हैं ना, तो मैं 10th टेस्ट में उसी का करवाया है। लेंथ ऑफ अ बार विच रिप्रेजेंट्स 2000 पीपल। सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और याद है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो जो 2000 पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें लेंथ क्या होगी। 0.25 रिप्रेजेंट करती है 100 को, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रूल ही हो जाएगा 100। तो अगर ये 2000 है तो इसका मतलब 0.25 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 20 से, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। उसमें कोई क्वेश्चन, हाँ मुझे पता है, तो तभी कहा था वो करवाती हूँ, मैं भेज देती हूँ। अब ये लिखा हुआ है L1 इज पैरेलल टू L2 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये शायद ना किया हो, इजी क्वेश्चन है। दो लाइंस हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर। P ले लो, दिस इज L1, दिस इज L2। यहां से ठीक है, तो ये लिखा हुआ है A एंड A, B एंड B, और ये है X एंड X। तो X की वैल्यू आपको निकालने को कहा है। ये कह रही हूँ काफी क्वेश्चंस मैंने करवाए भी होंगे, इसमें हो सकता है कि काफी करवाए हो, एक रिविजन है। ए और बी में क्या रिलेशन है 2A और 2B, को इंटीरियर है। तो इसका मतलब A प्लस बी किसके इक्वल हो गया 90 डिग्रीज। तो ये एंगल 90 हो गया। ये x ऑन x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। नेक्स्ट लिखो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, इसको लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लिया सबने। रिकॉर्ड कर रही हूं ना तो वो ये बाद में भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां बैठकर ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ rhombus। और जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसका पीडीएफ बनाकर भी भेज दूंगी। ठीक है, बाद में किसी को रिवीजन के लिए चाहिए। तो जो डायगोनल्स हैं ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब ऐसा होता है तो हमें दिया हुआ है 18 एंड 24, तो एक पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बना हुआ है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो एक ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, पाइथागोरस लगाओगे तो इट विल बी 15 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द रोम्बस विल बी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहीं भी किसी तरह से भी आ सकता है। √7 दिया हुआ है 2.646, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√7। तो इसको कैसे करते हैं? रैशनलाइज करके करना है। √2 दिया होगा, सबसे कॉमन है। सब समटाइम्स इट्स √2/10 कुछ, या 10/√2 कुछ ऐसे दिया होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे स्क्वायर रूट इज इन द डिनोमिनेटर, ऑलवेज रैशनलाइज इट फर्स्ट। तो आपने यहाँ पर √7 को 7 से डिवाइड करना है। तो आपने 2.646 को 7 से डिवाइड करना है, 0.3 में कुछ आंसर आएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Area of an equilateral triangle is 16 √3 square centimeter. Find the perimeter of triangle. ऑप्शंस है यहाँ पर आई थिंक खुद कर सकते हैं। 24। आपको पिछले पेपर्स में ट्रू फॉल्स वाली केस स्टडी आ गई थी कि ट्रू फॉल्स, अगर आंसर ट्रू में हो तो +1 है, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग, करेक्ट ना? हाँ, बीसीएम में आई थी। मैं वो केस स्टडी करवा देती हूँ आपको, इन केस सितंबर में ना आई थिंक बीसीएम में आई थी। करवा के भेजा भी था उनको, ऐसी बात नहीं है। चलो हो गया ये। हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर इज 16 √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, साइड स्क्वायर 16, 4 × 64 हो गया। तो 8 × 8, साइड अगर 8 आ गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 24। तो नेक्स्ट लिखो, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है, ये केस स्टडी आई हुई है, हो सकता है इस बार आ जाए, और है ये लीनियर इक्वेशंस में, एंड क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो देर इज, इट सेज विनय इज अटेम्प्टिंग अ टेस्ट विच कंटेन्स अ सेट ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। अब कंडीशन क्या है? 1 मार्क इज अवॉर्डेड, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर
every correct answer, for every correct answer, while 1/4 of a mark is deducted for every wrong answer. So इसमें लिखा है if he knew the answers, he knew the answer of some of the questions, rest he attempted by guessing. ठीक है, तो उसने कुछ तो उसको आते थे, कुछ उसने गेस किए, मतलब उसने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, ये दिया हुआ, वरना आपको बताया होगा इतने अनअटेम्प्टेड है। ठीक है, तो जैसे अगर उसने कहा जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो उसको आते थे, जो नहीं आते थे उसने गेस किए, राइट। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, और उसने कहा है कि देयर वर 120 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल 120 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें से कुछ आते थे कुछ गेस मार तुक्के मारे हैं, एंड ही स्कोर्ड 90 मार्क्स। 120 क्वेश्चंस आए थे टेस्ट में, जिसमें से कुछ अटेम्प्ट किए सही, जो पता था कि बिल्कुल सही है, और किसी पर गेस किया, और टोटल 90 मार्क्स आए। द फर्स्ट सेज इफ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, गेस किया जो भी उसने, ये सारे जो गेस अटेम्प्ट था वो रॉन्ग है, then how many questions did he answer correctly? Then how many questions did he answer correctly? पहले तो इसकी इक्वेशन बनाओ। टोटल 120 क्वेश्चंस है, जिसमें से कुछ बिल्कुल सही है और कुछ गलत है, तो कितने सही है कितने गलत है पता है हमें, और जब नहीं पता होता तो उसे क्या सपोज करते हैं, x and y. So let the number of correct answers x, let the number of wrong answers क्या हो जाएगा y, कि जो सही थे क्वेश्चंस 120 में उसको x मान लिया, जो गलत है उनको y मान लिया। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास बन जाएगी x प्लस वाई इज 120। सारे के सारे अटेम्प्ट किए ना, कुछ भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा पेपर में। जैसे आपको भी अगर मैं कहती हूँ एमसीक्यू नहीं आता, तुक्का मारा हो, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब जो 90 स्कोर किया है उसकी इक्वेशन कैसे आएगी? वेरी गुड, फिर सोच, सबसे बड़ी गलती जो मेजर गलती होती है और तुमने x-1/4, एक्स जो सही किया उसका तो 1 मार्क मिला, समटाइम्स जैसे 4 मार्क्स, समटाइम्स जैसे 3 मार्क्स एंड 1 मार्क डिडक्टेड, तो वैसा भी बनता है। ठीक है, तो 1/1x-1/4y इक्वल्स टू 90। सो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, कैसे निकालोगे इसको? यहां से मेरे पास बन जाएगा x की वैल्यू y-120 पुट कर देते हैं, 120 - y -1/4y इज इक्वल टू 90।
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई 120 माइनस वाई, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, तो 120 माइनस 5/4 इज 90 हो जाएगा। 30 इज इक्वल टू 5/y/4, तो ये आ जाएगा y इज 24। गलत 24 है तो सही कितने होंगे, 96। ठीक है मैंने, एक मिनट, उधर 120 को भी नहीं करेंगे फोर जब एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया नहीं ना, मैंने इसी को कर लिया और फिर यहां से ले आई। कर सकते हो, वो तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन है, मैंने सिर्फ इसको वेरिएबल को अलग कर दिया बस। ये देखो 30 ले आई यहाँ से, 5/4 उसको ले गई। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सही है, अगर 96 इसका 1/4 है तो 6 मार्क्स डक्ट हुए, 90 मार्क्स स्कोर हो गए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इसी का पार्ट था, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। अच्छा, 95 मार्क्स लाने के लिए उसको कितने करेक्ट और कितने गेस करने चाहिए थे? ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट लिख लो इसका। इफ यू हैड टू स्कोर 95 मार्क्स, to score 95 marks, how many questions should he answer correctly? To score 95 marks. तो आपके पास वो तो है ही है, x प्लस वाई इज 120। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 92, यहाँ पे आंसर नहीं मेरे पास, माइनस 1/4 y इज 95। तो फिर से वही 120 माइनस वाई माइनस 1/4 y इज 95। तो 120 माइनस 95 इज 5/4, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25, पहले 30 था तो 25 ही होगा ना। तो ये y इज 20, तो उसको 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने थे। समझ में आ गया? एंड समटाइम्स दे गिव यू, इस केस स्टडी में ना कभी कभी बता देते हैं इतने सही थे इतने गलत थे, मार्क्स निकालो। समझ में आ गया? तो समटाइम्स यहाँ तो उसने बताया हुआ ना कि 95 मार्क्स स्कोर कर लिए, आपको बताएंगे कि उसने इतने सही किए हैं, he scored 90, he gave answers to correct answers to 90 questions, now find the marks he scored। समझ में आ गई बात? एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, नेक्स्ट लिखो। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन देखो अगर आता है आपको। AB is 12 centimeter, BC is 16 centimeter, AB is perpendicular to BC, then radius of the circle। बहुत इजी क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी उतना ही है, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोचते रहोगे। रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ABC, radius of the circle passing through points A, B, C is, sometimes they can ask you diameter also। एंड मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप आता है तो अच्छी बात है, समझ में आएगा तो 1 मिनट भी लगेगा, और नहीं तो पूरा पेपर भी लगा सकते हो। और रेडियस पूछी हुई है। टेन सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, ए बी और BC आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो तीनों से पास करता है। तो क्या कह सकते हैं AC के बारे में, AC is the diameter because
एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये 12 दिया है, ये 16 दिया है, तो AC कितना हो जाएगा 20, और रेडियस कितना आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये सॉल्व करके बताओ, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 81/16 होल रेज टू पावर -3/4, 25/9 होल रेज टू पावर -3/2। मैम पहला 2 की पावर 1 है। इसमें ना हमारे पास ये तो समझ में आएगा, 2 रेज टू पावर 1/6। और यहां से इट वुड बी, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो 3 रेज टू पावर 4, और 2 रेज टू पावर 4 है, और इसकी पावर है -3/4। और यहां से 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इसकी पावर है -3/2। तो पहले तो ये मेरे पास बन जाता है 3/2 होल रेज टू पावर -3, 5/3 होल रेज टू पावर -3। अब इसको कर दो, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, ये कैंसिल हो गया। 8/125। 3375 कैसे आ गई? 3/2 की पावर -3 तो 5/2 की 5/3 है। ठीक है, क्या गलती की? मैम वो डिनोमिनेटर में 2 2 ले ली थी। हो गया इतना? ठीक है ना। अब नेक्स्ट है केस स्टडी है, लेट्स सी ये सॉल्व हो जाती है आपसे। सर्कल्स पे बेस्ड है केस स्टडी, इजी है। देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू। मैम ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 है ना। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हाँ जी। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर 100। 100 है ना, तो स्क्वायर मीटर हो गया, तो 100 × 100 हो गया ना। तो वहां से 100 तो है ही है, एक और 100 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, तो वहां से 500 हो गया। समझ में आया? वैसे भी मैं करवा देती हूँ इसको अगर। ये हमें दिया हुआ है, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज Q, दिस इज O। O इज द सेंटर, और ये A। ठीक है, यहाँ पे मतलब 4 फ्रेंड्स की लोकेशन बताई हुई है, PQ AP APQR। 4 फ्रेंड्स की लोकेशन है। और Q ज्वाइंस एंड सिट्स इन द सेंटर ऑफ द पार्क। तो एक बंदा और आ गया फ्रेंड, तो वो सेंटर में बैठा है, सो दैट ही इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल अदर फ्रेंड्स। ठीक है, उसकी पोजीशन को O मार्क कर दिया। तो अब कहते हैं कि व्हाट इज द, और एंगल PQR आपको दिया हुआ है एज 110 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR, मेजर ऑफ एंगल PAR, फिर है फाइंड एंगल OPR, और एक है कि व्हाट वुड बी A इन रिलेशन टू, सॉरी, व्हाट वुड बी O इन रिलेशन टू ट्रायंगल PAR। और व्हाट कैन यू से अबाउट पॉइंट्स PQRA?
सबसे मतलब और वाला पार्ट जो इसका होगा ना, ये वाला मैं थोड़ा सा दे रही हूँ कंफ्यूजिंग, बाकी सारा कर सकते हो। पी क्यू आर आपको 110 दे दिया। मैम 140। रिफ्लेक्स पीओ आर कितना हुआ? रिफ्लेक्स पीओ आर रिफ्लेक्स पीओ आर कौन सा हुआ ये वाला? कैसे 305? मैम 220। 220 बस। रिफ्लेक्स पीओ आर 220 नहीं हुआ? मैम तुम फिर दूसरा 141 बोल रहे हो, सब बोल रहे हो। मैम दूसरा रिफ्लेक्स चाहिए ना हमें। समझ में आ गया? एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो अगर 110 ये दिया हुआ है तो इसका रिफ्लेक्स वाला ये हो जाएगा, पीओआर आ जाएगा 220 डिग्री। समझ में आ गया? अगर तुमने 140 ये निकाला तो तुम्हें रिफ्लेक्स निकालना है, 360 माइनस 140 220 आ जाएगा। अगर तुम ये 70 निकालकर ये 140 निकाल रहे हो तो तुम्हें रिफ्लेक्स वाला निकालना है इसमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ये 10th के बोर्ड तक में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। मेजर ऑफ एंगल पी ए आर। पी ए आर 70 हो गया, या तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले सकते हो, या यहाँ पर आपका 140 हो जाएगा, तो एंगल हाफ भी हो जाएगा। ओपीआर का मेजर क्या है? समझ में आ गया? 20, बिकॉज आइसोसलेस ट्राइंगल बना। अच्छा, ओ को क्या कहेंगे ट्राइंगल पीएआर का? सेंट्रॉइड नहीं बोलते उसको, बोलते हैं सर्कम सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल है ना ये, सेंट्रॉइड से सर्कल नहीं बनता। ठीक है, सो दिस वुड बी कॉल्ड सर्कम सेंटर। पॉइंट ओ, जब भी सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो ना, तो जो सर्कल का सेंटर है वो सर्कम सेंटर है। समझ में आ गया? सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, तो वो नहीं है यहाँ पर। मीडियंस के साथ ट्राइंगल नहीं बनता। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द, बोलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, होता है ना ये रूल। तो अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल की जो साइड्स है इस सर्कल के लिए क्या बनी है? ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के लिए वो कॉर्ड है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, यहां से करोगे तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट लिखो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो। देख, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री होती है और जीरोस का बताना होता है। मैम जीरो इसके नॉन जीरो होते हैं। हाँ, एक है जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो मतलब आपका पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। बोर्ड के पेपर तक एक्सर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो नॉन जीरो की डिग्री क्या होती है? जीरो। जीरो क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट, कोई जीरो होगी ही नहीं, क्योंकि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और जीरो क्या है? एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे बना कर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। सो द पॉइंट टू बी नोटेड, हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे ए बी सी, और एक दिया हुआ है पी क्यू आर। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। और दिस इज गिवन एज 60, और ये दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। और कहा गया है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ABC is congruent to QPR. Find the measure of angle R. बस ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ABC कहा है, तो समटाइम्स वो जो एंगल R है वो आपके नेम इस तरह से हो सकता है कि A और B के भी इक्वल है। अगर नाम देखोगे तो C और R ही आ रहे हैं इन एनी केस।
ठीक है, तो बस नाम का ध्यान रखना, समटाइम्स हम लोग कंफ्यूजन वहां से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इन अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल क्या होता है? विड्थ होती है कि लेंथ? विड्थ नहीं होती, लेंथ भी नहीं होती, वो भी नहीं होते, वो तो क्लास मार्क्स तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आता है। हिस्टोग्राम में, अच्छा अच्छा है, फिर मैं करवा रही हूँ, मुझे लगा था ऐसे ही करवा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास? ऑप्शन दे दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, width of rectangle, length of rectangle, perimeter of rectangle। एरिया है। अगर सिर्फ लेंथ को ही प्रोपोर्शनल करना हो तो हम विड्थ कुछ भी ले सकते हैं, पर हम विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं सो दैट फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल आए ना। देखो हिस्टोग्राम में क्या करते हो, आपका अगर ये 10 to 5 to 10 है, तो आपका अगर 5 का इंटरवल बना हुआ है ना, क्लास हाइट 5 की है, तो आप कोशिश करते हो सभी का 5 करने का, एडजस्ट करते हो ना फ्रीक्वेंसीज को, तो सबकी विड्थ सेम रखते हो। विड्थ सेम करने का मतलब है कि जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल आए। अगर मैं सिर्फ लेंथ को करूंगी तो विड्थ तो जो मर्जी रख लूं मैं। विड्थ को कांस्टेंट रखने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी की रेशो है वो एरिया की रेशो के बिल्कुल आएगी सी। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब? 3abc। क्लियर है ना ये? नेक्स्ट लिखो, ये लीनियर इक्वेशंस पर केस स्टडी है, कर लो इसको। So it talks about a worker or being wage rate of a worker being explained as such. इसमें लिखा है for the first 5 hours the person, the labor जो भी है, gets rupees 10,000, and for every extra hour of work the person receives rupees 500 per hour। ठीक है, फॉर एवरी एक्स्ट्रा आवर ही रिसीव्स 500। सो अ पर्सन वर्क्स फॉर x hours, टोटल वर्किंग टाइम है x hours, एंड टोटल अमाउंट पेड इज बाय फॉर 1 day। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। हम 7500 प्लस 500 एक्स इक्वल टू। फर्स्ट 5 hours काम करने के लिए 10,000 फिक्स सैलरी है, और फॉर एवरी एक्स्ट्रा आवर ऑफ द वर्क सैलरी इज 500 पर आवर। टोटल सैलरी कितनी है? वाई, जैसे टैक्सी रेट नहीं करते हो बिल्कुल वही सेम है। तो फिक्स तो हमें 10,000 मिलेगा ही, एक्स्ट्रा आर मतलब 5 घंटों के बाद जो काम किया उसका कितना होना चाहिए? 500। सो वाई इज इक्वल टू 10,000 प्लस 500x माइनस 2,500, तो वाई इज 7,500 प्लस 500x। ठीक है, अगर किसी ने 8 घंटे काम किया तो सैलरी क्या होगी? What is the salary of a person who's worked for 8 hours? ये तो निकाल सकते हो 8 घंटे काम करने के लिए। मैम 11,500। ये तो निकाल सकते हो कि नहीं? हो गया ना?
8 घंटे का मतलब है 5 घंटों के लिए 10,000, बाकी बचे 3 घंटे, 500 पर आवर, 11,500। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ना मुझे लगा था कि शायद इसमें ना एक बार सोचने का लग सकता है कि यहाँ पर x दिया हुआ है -2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये वैसे आसान है, जस्ट कि दो इक्वेशंस देखकर, स्क्वायर देखकर आप लोग, ये मुझे हाँ ठीक है, ऑप्शन में है, हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को क्या पुट करना है यहाँ पर? -2, बस इतना सा काम है। वहां पर वेस्ट ना करो, आपका मतलब 1 मिनट भी वेस्ट ना हो ना सोचने में कि ये क्या आ गया। उसके लिए ऐसा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ये नहीं कि वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे 4 पुट करना है, वाई स्क्वायर -6y इज इक्वल टू -5। समझ में आ गया? देन यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर -6y +9 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। y -3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा बहुत ज्यादा रिपीट भी हुआ है आपके में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशन हैज ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस? तो पैरेलल टू y एक्सिस कब होता है? पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा? देन व्हेन विल इट पास थ्रू ओरिजिन? पैरेलल टू y एक्सिस कब होती है कोई भी इक्वेशन? y 0 नहीं लेता, b को 0 लेते। y 0 तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। ठीक हो गया। इसका मतलब जो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को, सोचो वो एक्स को पास करते हुए जा रही है, तो एक्स नंबर फिक्स हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो यहां से हम क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है एक्स इज इक्वल टू सम नंबर, तो वो 4x। तो उसमें कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हम कोएफिशिएंट को 0 करते हैं। हम हमने, और क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स की बात करें, इसका मतलब हमने एक्सिस ही उड़ा दी। y 0 का मतलब है मैंने सिर्फ एक y 0 यहां पर एक पॉइंट आपको बता दिया। ठीक है, मैं कह रही हूँ y तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं वो 0 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक्सेस नहीं उड़ा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि y हमारे पास है लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो इट विल बी x इक्वल टू के, एक्स एक्सिस को पैरेलल चाहिए तो y इक्वल टू सम नंबर। और अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है कोई भी लाइन, तो क्या होगा, जो उसकी कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में हमेशा क्या आएगी? 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में तो y इक्वल टू, हाँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की y इक्वल टू 0 है, तो कोई भी लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को तो वो +1 +2 +3 होती रहेगी। तो होगा तो y इक्वल टू 1 2 3 ना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज करवानी थी मुझे, मुझे भी याद नहीं थी। हाँ लिखो, पहले वो प्रैक्टिस करवा रही थी विच वाज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ना, मतलब दिस कुड बी वन ऑफ योर एमसीक्यूज। लिखो, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है। वहां पर अगर पेपर में आएगा ना तो एक बार तो सोचोगे। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स, having same ordinates. Now this could be with abscissa also, इसका other way round भी exist कर सकता है, have same ordinates but different abscissa।
but different abscissa lie on x-axis, on y-axis, a line parallel to x-axis, फिर डी कहा जाता है अ लाइन पैरेलल टू y-axis. Same ordinates but different abscissa. A line parallel to x-axis. समझ में आ गया कि नहीं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ हमेशा इस क्वेश्चन में. ऑर्डिनेट सेम है सबका, मतलब y सबके लिए सेम है, एब्सिसा डिफरेंट है, तो वो कौन सी लाइन पे लाई करता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वही सेकंड वाले भी वो वाला भी यूज करना है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ, एट राइट एंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, ये केस स्टडी भी आपको आ सकती है. इसका मैं पेपर ही ओपन करती हूँ केस स्टडी का. ठीक है, शायद मैंने इसको ना लिखा था. चलो लिखो. दिस वॉज अगेन, ये भी अच्छी केस स्टडी थी. इसका स्क्रीन सेवर कल रखा था. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग में मैं बताती हूँ कहाँ पे. इसमें नहीं रहा तो बना ही लेती हूँ. तो इसमें जो मैं क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ ना, वो सिंपल. वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. देखो, ये भी केस स्टडी आई हुई थी. अब आपको केस स्टडी में ऑप्शंस तो नहीं आएंगे. दिस वाज बैक इन 21 जब केस स्टडीज इंट्रोड्यूस ही हुई थी. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम बनाकर दिया हुआ है. रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, दिख रहा है सबको. गार्डनिंग एक्टिविटी होती है. सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. द लॉन, देयर इज लॉन PQRS, ये लॉन है एज शोन इन द फिगर बिलो. तो कहते हैं कोऑर्डिनेट्स बताओ सी के, टेकिंग ए एज द ओरिजिन. ए को ओरिजिन लेकर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो हमारे लिए एडी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस. ए बी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस. ए ओरिजिन है, एक्सिस तो वही रहेंगी. अब तुम्हारा ओरिजिन यहां पर ए पर आ गया, तो जो एडी है वो क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस. और ए बी हो जाएगी वाई एक्सिस. तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 10,6. ये तो सारा हो जाएगा जो भी मार्क करते हैं ना. इसने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर. ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ जी. टेकिंग सी एज, टेकिंग ए एज ओरिजिन. अब ये 10th में भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ना, आई थिंक सितंबर टेस्ट में ना 10th वालों को क्वेश्चन आया था कि अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं इसमें. ये लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पेपर में तुम्हारे आए, बिकॉज 10th में ना केवीएम ने दिया था ये क्वेश्चन. ठीक है. अब मैं आपको कहती हूँ कि जो ओरिजिन है ना, लिखो. देखो एवरीवन, देख लो एक बार. ये इंपॉर्टेंट है, अगर वहां आ गया ना तो सब गलती करके आओगे वहां पर. कि आपने ए को ओरिजिन लेकर सारे पॉइंट्स बता दिए. ठीक है. अब मैं कहती हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ सी इज ओरिजिन. अगर सी ओरिजिन रख दे तो कोऑर्डिनेट्स पी के क्या हो जाएंगे? ये होता है. ठीक है.
तो तुमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को उठाया, सी ओरिजिन है, तो ये जो शीट है ये ऐसे प्लेस हो गई। इसका मतलब तुम्हारा एक्स भी नेगेटिव में आ गया और वाई भी नेगेटिव में आ गया। तो अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इट विल बी -5 -6। बात समझ में आ गई? ये चीज ट्रिकी है, ये 10th में आ भी चुकी है सितंबर टेस्ट में, तो हाई चांसेस है कि आपको ये चीज आ सकती है। अगर आ गई, और ये बोर्ड्स में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर ओरिजिन चेंज कर देते हैं ना आप, ए बी सी डी में किसी को भी ओरिजिन रख दो, हमारे कोऑर्डिनेट्स में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है ना? अब वही मैं एक ही पूछूंगी आपसे, पी के कोऑर्डिनेट्स अगर बी ओरिजिन है, बी ओरिजिन होगा तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स और वाई को तो ठीक से रख, एक्स तो हमारा बीसी रहेगा ना, 5 -6। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, एक्सेस ऐसे ड्रॉ कर देना, यहां पर एक्सेस ड्रॉ कर देना, यहां पर एक्सेस ड्रॉ करो, डी पर रखो एक्सेस, डी ओरिजिन है तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिर से पी के पूछ रही हूं मैं, डी ओरिजिन है तो एडी तो क्या होगी हमारी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, -5 0। पी पूछ रही हूँ ना, ये तो एक्सिस पे ही आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे जो भी, जैसे जैसे कंपास नहीं होती हमारे पास, दी होती है तो हम उसका मिड पॉइंट रखते हैं, तो ये हमारा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये हमारे पास मेजरमेंट टूल है। ठीक है, ऐसे आपको क्रॉस, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर बनाकर दे दिया। हमने क्या कहा, मैंने कहा कि बी ओरिजिन है, तो आपने इसको पिक किया, यू चूज दिस एंड देन प्लेस दिस, प्लेसमेंट जो है ना इसको, बी पे रखोगे, सी पे रखोगे, तो ये चीज कर लेना, ये चीज मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पेपर में, शायद आपके भी आ चुका हो, बट दिस इज फिर भी रेलिवेंट है ये। ठीक है, दिस इज गिवन एज ए बी सी एंड डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ओ है, यहां से एक लाइन जा रही है, रे जा रही है ई। दिस इज गिवन एज 4y, ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है y, ये दिया है x और ये दिया है 2z। ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ x प्लस 2z? अभी और भी बहुत क्वेश्चन है, कल भी आ जाना, कल अगर डाउट्स नहीं होंगे ना तो ये मत सोचना कुछ टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मतलब आपकी वो के इफ बाई चांस वाले केसेस कवर करते हैं। जैसे कि अगर आप सितंबर टेस्ट में भी आए थे, आई रिमेम्बर, मैंने वो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें वो नेक्स्ट डे तुम्हारे पेपर में आ गया था। एक बस बूस्ट मिलता है कि किया हुआ है, और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस हैं तो वहां एक एक नंबर नहीं कटेंगे, और वही मैटर करते हैं, वो आधे एक नंबर ही हमारा बहुत मैटर करता है। मेन मैं सबको यही कहती हूँ, एमसीक्यूज मतलब अगर 20 आपके आ गए ना, प्रैक्टिस हमेशा ना आफ्टर योर सिलेबस इज कंप्लीट, 10th में भी जब सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, कुछ नहीं करना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक्स की वैल्यू, Z2 Z की, वाई की तो 24, वाई की भी 24, एक्स की कितनी आ रही है? 24। वाई की भी 24, वाई की भी 24 है। 2Z की 58, 60, 2Z की 60 है। 60 फिर वाई जेड 30 कैसे हो गया? तुमने इसको 24 कहा तो ये 96 हो गया है ना, तो फिर कैसे 2z कैसे 60 हो सकता है? सम तो 180 करना है ना मुझे। एक्स 24 है, मुझे पता है ऐसा ही कुछ आता है, वाई भी 24 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है। हम्म, Z84, 84 आ ही नहीं सकता, 24 है। 96। वाई कितना आया तुम्हारा? 24 ही आया। तो अगर एक्स और वाई 24 आ गया तो नहीं, 24 कैसे आ सकता है वाई? वाई होगा वो स्ट्रेट लाइन। वाई एक्स 96 होगा,
एक्स 24 नहीं होगा ना, तुम्हारा फोर। एक्स और 4y इक्वल है ना? हाँ, एक्स और एक्स इज इक्वल टू 4y। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो, 60 + x + y इज 180। मैंने कहा ना है कुछ नहीं क्वेश्चन ये सबसे पहले जब केस स्टडी स्टार्ट हुई थी कॉन्वेंट के पेपर में आया था, वो भी ऑप्शंस के साथ। 21 में जब केस स्टडीज इंट्रोड्यूस हुई थी, 9th का पेपर था कॉन्वेंट का, और सबसे पहले उनकी केस स्टडी ये थी। मैम एक्स देखते हैं, मैम एक्स एक्स 4y के इक्वल है, 60 एक्स + 5y इज इक्वल टू 180। तो 5y इज 120, y तो 24 आ गया, ठीक है। y इज 24, x की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई, 96। मैम जेड 32। z फिर अब सॉल्व करो। अगर x + 2z लेते हो तो, या 4y लेते हो ना, तो या 96 हो गया ये, है ना? 4y तो 96 हो गया, 96 तो 180 में से 96 निकाला, कितना गया? z, हाँ, 42, ठीक है। x इज 96, y इज 24, एंड व्हाट अबाउट x + 2z, किसके इक्वल है? 180। सबसे इजी था ये, x + 2z इज इक्वल टू 180, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। मैं एक तो केस स्टडीज ही करवा दूं फिर इसमें, हाँ, ये वाली बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेन, ये ना ट्री वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पोल है, इलेक्ट्रिशियन वहां पर उसको विच इज टाई विच स्टैंड्स इरेक्ट, टाइड विद द स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ 10 मीटर्स। उसको खड़ा करने के लिए बिल्कुल इरेक्ट एक 10 मीटर्स की वायर हमने लगाई है, ठीक है। पोल इज पीसी एज शोन इन द फिगर। तो कोई भी स्मॉल फॉल्ट जब भी होगा तो उसको एक रोप की, या उसको इलेक्ट्रिशियन आता है वो स्टेयर केस लगाता है, उसको स्टेयर केस लगाएगा, और वो भी स्टेयर केस जो लगा रहा है वो 10 मीटर का ही लगा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन ने ये स्टेयर केस लगाया है 10 मीटर का, टू रिपेयर अ फॉल्ट एट पॉइंट पी, ठीक है। दिस इज द रोप जो उसको टाई कर रही है, जो उसको अपराइट खड़े होने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सो द स्टेयर केस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन AC। यहां लिखा हुआ है x, यहां लिखा है y। द सेम इज द केस ऑफ अ ट्री। ऐसा ही ये क्वेश्चन ट्री के साथ भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, सेम है, बिल्कुल सेम है, बस मुझे कल कुछ अलग दिखा कि ये तो रोप के साथ हमने पोल को खड़ा किया हुआ है, उसको सपोर्ट दी हुई है रोप। फिर अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रिशियन एक स्टेयरकेस लेकर आएगा, उसकी लेंथ भी 10 मीटर्स है, और फॉल्ट पी पर है तो उसने लगाया एंगल 60 डिग्री पर। तो ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, वो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल पीएसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीबीसी को, कौन से क्राइटेरिया के साथ? बाय विच क्राइटेरिया आर द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? आपको सब कुछ लगेगा, लेकिन जो सही है वो बताना है हमें। हम्म एसी और डीसी। मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दिया तुम्हें उसके हिसाब से तुम बताओ। एक पोल है, उसको अपराइट हमने बिल्कुल इरेक्ट खड़ा किया हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ अ वायर विच इज 10 मीटर्स लॉन्ग। ए दूसरी चीज है कि जो एक इलेक्ट्रिशियन आया है वो स्टेयरकेस लेकर आया 10 मीटर्स का, और उसने पी पर खड़ा कर दिया, मतलब पी पर उसने लगा दिया फ्रॉम ए, राइट। और वो स्टेयरकेस की लेंथ भी 10 मीटर्स है। जो पोल होता है ना वो हमेशा राइट एंगल पे होता है, RHS। तब इसका आंसर RHS होगा, नहीं होगा। मैम वहाँ पे 90 उससे क्या कहते हैं एपी और बीपी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से वो 60 हो जाएगा। मैं कह रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन दी है ना तुम्हें उसके हिसाब मैम से करो, वही RHS ही information आएगा। नहीं मैम करो ना, उसको कुछ मत यूज करो कि ये वाला है। तुम्हारे पास सबसे पहला मैम होगा, को याद भी लगाया है मैंने भी अपने आप। हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों लगा रहे हो ना? हम वो क्योंकि वो इक्वल लेंथ की कुछ वजह मत से। लगाओ, तभी कह रही हूँ इसका आंसर RHS ही होगा। एवरीवन विल एक्सेप्ट RHS ओनली। तभी कह रही हूँ मत लिखना, गलत होगा। हर किसी से तुम प्रूव कर सकते हो, तुम हर किसी को डिडक्ट करके लेकर आ सकते हो, लेकिन जो दिया हुआ है उसके साथ ही। एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, राइट एंगल है, और कॉमन साइड। तो तेरी बात बिल्कुल मान गई, ठीक है, ये 60 है, 60 है, सारे क्वेश्चन बस एक यही होता है जो गलत होता है, बस दैट्स इट। इसके बाद जो मर्जी बोलते रहो। ठीक है। मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम्हारा तुम ऐसे ऐसे लिख कर आओगे, तुम बाद में झगड़ा भी कर लोगे मैम से, वो कहेगी नहीं RHS लिखना है इसका आंसर। समझ में आ गई बात है?
राइट। मैं ए एस से भी बना सकती हूँ, मैं ए एस भी बना सकती हूँ, सारे एंगल्स आ सकते हैं, बट द ओनली आंसर कि मुझे कुछ नहीं और रिडक्शन लेनी, मुझे कुछ भी और इसके फर्दर रूल नहीं लगाना। ठीक है। आई ओनली गो फॉर स्टेयरकेस, राइट एंगल एंड वन साइड, जो पोल है वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो दिस वुड बी आर एच एस, इस चीज को ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन एक ट्री वाला भी आता है कि ट्री की दो ब्रांचेस है 5 मीटर्स की, वो ब्रेक होकर ग्राउंड पर आ गई, तो वहां पर भी सेम रूल लगेगा। आरएचएस की ब्रांचेस की लेंथ सेम है, हाइपोटेन्यूज, देन यू हैव द ट्री, कांस्टेंट होगा वो जो उसकी नीचे वाली ट्रंक है ट्री की, एंड देन राइट एंगल, बिकॉज ट्री हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। बना दिया सारा? इसमें मेरे को क्वेश्चन कर दिया। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन आई थिंक आपको उसमें आ सकता है। लिखो, इफ s माइनस a इज 10, s इज द सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल में दिया हुआ है s माइनस a इज 10, s माइनस b इज 20, s माइनस c इज 30, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने आपको लास्ट में वर्कशीट्स जो भी दी थी ना, एमसीक्यूज दिए थे, उनको रिवाइज कर लेना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे वाली इक्वेशंस में क्या करते हैं, हमेशा मैंने सिखाया है, ऐड ऑल द थ्री इक्वेशंस। तो 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ब्रैकेट्स में कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा? 60। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है? 2s, क्योंकि s तो सेमी पेरीमीटर है, तो s हमारे पास आ गया 60। अगर सेमी पेरीमीटर 60 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चन ना 10th में भी मैं बहुत डाउट कर रही हूँ कि इस बार आ जाएगा। ये मैंने करवा दिया सारा, ये वाला करवा दिया, ये दो क्वेश्चन करते हैं इसके यहाँ से, ये भी करवा दिया। चलो नेक्स्ट लिखो, अ क्यूब एंड स्फीयर आर ऑफ सेम हाइट। अ क्यूब एंड अ स्फीयर, क्यूब तो तुम्हें नहीं है ना, छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है, ये 10th के लिए ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, ये वाला कर लो। बस 15-20 मिनट और तुम्हारा सिर खाना है, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगी, और डाउट्स है तो बता दो मुझे। एक्स रेज टू पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स रेज टू पावर b इंटू a माइनस सी, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर b, एक्स रेज टू पावर a होल रेज टू पावर c। इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1, या फिर कभी कभी कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू, इवेल्युएट करना है। वैसे तो ये प्रूव ही है कि दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, कर लो इसको। और एक ऐसा ही क्वेश्चन है विच इज 25 रेज टू पावर 3/2, 243 रेज टू पावर 3/5 अपॉन 6 रेज टू पावर 5/4, 8 रेज टू पावर 4/3। अच्छा, रैशनलाइजेशन आती है सबको? रूट एक्स प्लस 1/√x, ये आता है? ये मेरी वर्कशीट में है, मैं तुम्हें दे दूंगी, करवा दूंगी कल। और एक चीज और थी, आपको वो वैल्यूज निकालनी आते हैं ना, कि अगर दिया होता है a प्लस बी प्लस सी इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो आता है ना? हाँ, फॉर्मूलाज ही लगाने होते हैं उसमें। वो भी एक दो क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगी। रूट एक्स प्लस 1/√x आया हुआ कभी पेपर में? सिक्स ही ऑप्शन में आया था हाँ, पार्ट में। हाँ आया था ना। हाँ 6 आई, 6 रेज टू पावर 5/4। चलो ये वाला करो, कैसे करोगे इसको? हाँ, इसको तो हमने सिर्फ ओपन करना है, पावर्स को सेपरेट करना है। एक्स रेज टू पावर ए बी इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस ए सी, एक्स रेज टू पावर ए बी इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस बी सी, इंटू इंटू होगा तो एक्स रेज टू पावर बी सी नीचे आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर ए सी ऊपर, ये कैंसिल हो गया।
माइनस ए सी प्लस ए सी, पावर जीरो हो गई, एक्स रेज टू पावर जीरो। माइनस बी सी प्लस बी सी, एक्स रेज टू पावर जीरो। तो ये हो जाता है वन। अगर हमें ये नहीं समझ में आता तो माइनस वाली पावर को यू विल टेक एक्स रेज टू पावर बी सी इन द न्यूमरेटर, एक्स रेज टू पावर ए सी इन द डिनोमिनेटर। और ये तो हमारे पास एज सच है ही, तो ये कैंसिल होके द प्रोडक्ट इज वन। अब सेकंड वाला पार्ट करो। मैंने आंसर नहीं लिखा है, मैं तो सॉल्व कर देती हूँ, मुझे समझ में आएगा था पर होगा कैसे। सिक्स को तुमने ब्रेक करना है टू और थ्री थ्री। में। हाँ, उसमें करके फिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लिख रही थी ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं एक भी सॉल्व करूं, क्योंकि दिक्कत हो रहा था कि हो जाएगा। तो ये फाइव का स्क्वायर है, तो फाइव रेज टू पावर थ्री हो गया। 243 मतलब थ्री रेज टू पावर थ्री हो गया। तो ये आ जाएगा टू रेज टू पावर फाइव बाय फोर, थ्री रेज टू पावर फाइव बाय फोर। और ये आ जाएगा टू रेज टू पावर फोर, है ना। फाइव क्यूब, सिक्स ही था। सिक्स नहीं होगा तो सिक्सटीन होगा पेपर में, अगर ये ऐसा है ना। तो सिक्स की जगह सिक्सटीन लिख लो, फिर और इजी हो जाएगा। तब एक इजी नंबर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बाकी कुछ नहीं हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, कि क्वेश्चन को मुझे सॉल्व, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं मोल्ड करके कह रही हूँ कि 16 होगा, सिक्स नहीं होगा, बिकॉज ये फोर हट जाएगा। सो दिस बिकम्स फाइव क्यूब, थ्री क्यूब, एंड देन विट बी टू रेज टू पावर फाइव एंड टू रेज टू पावर फोर। तो फाइव क्यूब इज 125, थ्री क्यूब इज 27, टू रेज टू पावर नाइन। ठीक हो गया। 15 का क्यूब अपॉन टू रेज टू पावर नाइन। अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके पॉलिनोमियल्स में से है, which says area of circular park part of the garden is 49 pi x square plus 70 pi x plus 25 pi. This is area of a circular garden. ठीक है, कोई गार्डन दिया हुआ था रेक्टेंगल की शेप में, ऐसा था, ये केस स्टडी आया हुआ था। इसमें ये सर्कल ऐसे गार्डन दिया हुआ है, इसका आपको एरिया दे दिया। देन राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने और सॉल्व करने की मौके पे, मतलब वहां पे ना ब्लैंक हो जाए कि ये क्या आ गया। जो अभी आपको बीसीएम का पेपर आया था ना, जो सिहोदिया का पेपर था, वो भी एक बार चेक कर लेना सर। ठीक है, उसके भी एमसीक्यूज देख लेना, उसके दर्शन रीजनिंग कल करवाऊंगी। अच्छी थी ये दर्शन रीजनिंग वो।
हाँ जी, समझ में आया। इसमें तुम पाई कॉमन लोगे। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पाई कॉमन ले लिया, इसके बाद ये क्या हुआ? क्या दिख रहा है? 49, 25, 70। 49। ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। तो दिस विल बी 7x+5 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ अ सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो रेडियस क्या आ गई सर्कल की? 7x+5। समझ में आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस विल बी 7x+5। ठीक है। और उसने लिखा है कि ऐसे ही एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया हमने। एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक्सप्रेशन है x² - 5x+6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। फाइंड द पेरीमीटर। कल भी जब आप आओगे, कल किस टाइम बुलाओ? इवनिंग में आना, मॉर्निंग में? दोनों टाइम? नहीं, ये एक टाइम आना है। कल थोड़ा जल्दी बुला लूंगी। आई कॉल यू एट 2 o'clock मे बी। ठीक है। उससे जल्दी तो क्या करूँ, 12 बजे बुलाऊं? 12 बजे नहीं, उससे पहले थोड़ा सा उठकर पढ़ लेना। ठीक है। सो बाय 2 o'clock गेट योर डाउट्स। तो ऐसे ही 5 o'clock तक आई आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। बाकी मैं ग्रुप में टाइम अपडेट कर दूंगी। ठीक है। समझ में आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको एरिया का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? x² - 5x+6। सो इसको फैक्टराइज करेंगे। इन डायरेक्टली आपको इसको फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है। x-3, x-2, ये आ गया। तो लेंथ इंटू पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2x - 5 × 2, दैट वुड बी 4x - 10। क्लियर हो गया इतना सबको? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और लिखो। अगर इस तरह से हमें दिया जाए, वैसे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, इतना भी मुश्किल नहीं होता। आपको ये स्टार शेप दी हुई है, तो जिसमें लिखा है A+B+C+D+E+F इज के राइट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत इजी है, आराम से आना चाहिए। अब अगर आप एबीसी में मुझे ड्रॉ करता हुए चेक कर लेते, एबीसी एक ट्रायंगल है और डीईएफ एक दूसरा ट्रायंगल है। इनके एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। ये ओलंपियाड्स में या जो भी आपके थोड़े बहुत छोटे छोटे लेवल पे जब टेस्ट होते हैं ना, 6th 7th में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार उसमें आता है। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल। तो 3 एंगल्स एक के, 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के। ठीक है ना? अगर देखो इसमें से सिर्फ इसको हटा दो, एबीसी बन गया। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ए ट्रायंगल एबीसी को हटा दूं, तो डीईएफ हो गया। तो इसका 180, दूसरे का 180। ठीक है। सो दिस वुड बी 180 +180 विच इज इक्वल टू 360, विच इज 4 राइट एंगल्स। तो के की वैल्यू अपने पास आ गई 4।
तो एक ये क्वेश्चन कर लो बस, ये इजी है। आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल में निकालना आता है हीरोन्स फॉर्मूला में। टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं? हम शॉर्टेस्ट साइड को बेस करें। सो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो ऐसे हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ पार्क विच हैज साइड्स 24, 32, 40। एक पार्क है एबीसी जिसकी साइड्स हैं 24 मीटर्स, 32 मीटर्स, 40 मीटर्स। A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. ठीक है। A 3 meter wide space is left for the gate on one side. किसी भी एक साइड में 3 मीटर गेट छोड़ा हुआ है। नंबर सेम नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही तो कुछ और ही चीज करवा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही सेम करवा रही हूँ। तो इसमें केस स्टडी में आया हुआ था फाइंड द सेमी पेरीमीटर। एक गेट छोड़ा हुआ है यहाँ पर फॉर फेंसिंग, ठीक है। देन सेमी पेरीमीटर निकालो, एरिया ऑफ द पार्क निकालो, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, और एक था इफ द इट हैज टू बी फेंसिंग डन, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है तो फेंसिंग का क्या रेट होगा। हाँ, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो इसमें उसमें 3 मीटर आपको माइनस करने हैं कॉस्ट ऑफ फेंस से निकालने के लिए ना। 3 मीटर्स माइनस करने होंगे, 24 प्लस 40 प्लस 32 विच विल बी 56 प्लस 40 माइनस 3। 96 माइनस 3 आ गया 93 इंटू 30, ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है। लिखो टू फाइंड द, बाकी सारा सिंपल था, बस वो फेंसिंग वाला पार्ट ही करवाना था। टू फाइंड द longest altitude in a triangle. तो longest altitude is always drawn on the shortest base. जो भी longest altitude है ना, हमेशा सबसे शॉर्ट वाले बेस को ड्रॉ होगा। 24, 40 और 32, 24, 40 और 32 में सबसे शॉर्ट वाली साइड कौन सी है? 24। तो जो हमारा ऑल्टीट्यूड होगा वो 24 के साथ बनेगा। और इसको हम कैसे निकालेंगे? एरिया निकालेंगे यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। तो अगर आप इसका हिरॉन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर निकालो तो इट वुड बी, कितना आता है? 96, 48 हो जाएगा। 48 देन 24 माइनस 40 इज 8 माइनस 32 इज 16, ये है ना। तो ये बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा। 4 और 16 ही बाहर निकाल लो वैसे तो। एक 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 3। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो यहां से जो ये ऑल्टीट्यूड h निकलेगा ना, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट साइड ली है, इट वुड बी द लॉन्गेस्ट। दो तरह से एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, एक तो हिरॉन से एरिया निकाला, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी हाइट निकालनी है ट्राइंगल की, आपको तीनों साइड्स गिवन होगी, आपने हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना है। और लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड का है तो बेस में शॉर्टेस्ट साइड लेनी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है।